अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेन्स एकेडमी। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सकेगी। दोस्तों, क्लासरूम मैनेजमेंट का हमारा टॉपिक चल रहा है और ये क्लासरूम मैनेजमेंट का दूसरा लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तारीफ़ क्या है, कंसेप्ट क्या है और एक अच्छे से मैनेज की हुई क्लास, एक अच्छी तरीके से मुनज़्ज़म की हुई क्लास की क्या खूबियाँ होती हैं, ये हमने इससे पिछले लेक्चर में समझा था। और आज का टॉपिक क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट के अज्जा, क्लासरूम मैनेजमेंट के हिस्से, यानी वो कौन से अज्जा हैं जिनके ज़रिए से, जिनकी मदद से एक अच्छा क्लासरूम मैनेज होता है। यानी क्लासरूम को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, तो अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए कौन कौन से अज्जा ज़रूरी हैं, कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं, कौन कौन से काम ज़रूरी हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो ये है क्लासरूम मैनेजमेंट का दूसरा लेक्चर और चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट के अज्जा, वो कौन से अज्जा हैं जिनसे एक क्लास को बेहतरीन तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। और पहला कंपोनेंट, पहला जुज, क्लासरूम डिज़ाइन। क्लासरूम डिज़ाइन यानी कमरा जमात का डिज़ाइन, कमरा जमात की तरतीब व तंजीम। दोस्तों, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आप एक क्लासरूम को मैनेज करना चाहते हैं, आप एक क्लासरूम को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जनाब आपने क्लासरूम को डिज़ाइन करना है। क्लासरूम को डिज़ाइन करना है। हमारे यहाँ बस एक कमरा, एक छोटा सा कमरा क्लासरूम समझ लिया जाता है और बस कुर्सियाँ लगा दी जाती हैं, बोर्ड लगा दिया जाता है। यानी हमारे यहाँ क्लासरूम के डिज़ाइन पर तवज्जो ही नहीं दी जाती। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्लासरूम का डिज़ाइन, क्लासरूम की तरतीब और तंजीम। ठीक है, क्लासरूम को खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपने डिज़ाइन करना है। ठीक है, जब एक क्लासरूम का डिज़ाइन अच्छा होगा तो उसमें टीचर अच्छे तरीके से मूव कर सकेगा, बच्चे अच्छे तरीके से आ जा सकेंगे, बैठ सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे, कोऑर्डिनेशन कर सकेंगे। तो डिज़ाइन बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है इसको नज़रअंदाज किया जाता है, क्लासरूम के डिज़ाइन को। और अगले लेक्चर में मैं आपको क्लासरूम डिज़ाइन करने के तरीके बताऊंगा, बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्लासरूम डिज़ाइन से मुराद ये है कि एक टीचर अपनी क्लास में टेबल्स की, डेस्क्स की, चेयर्स की और डिस्प्ले, मतलब कोई स्क्रीन लगा रहे हैं, कोई वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, स्टोरेज, यानी जितनी भी चीज़ें हैं उनको किस तरतीब से रखता है, किस तरतीब से रखता है, समझ आइए आपको? किस तरतीब से, किस तंजीम से उन चीज़ों को रखता है। तो चेयर्स की अरेंजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। आप चेयर्स की अरेंजमेंट रोज़ में करते हैं, सर्कल्स में भी कर सकते हैं। हर एक अरेंजमेंट का अपना मकसद होता है। सीटिंग अरेंजमेंट, कि आपने बच्चों को बिठाना कैसे है, रोज़ बनानी है, सर्कल्स बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं, क्या करना है। छोटी क्लासेस के लिए, जो बहुत छोटी क्लासेस हैं, किंडर गार्डन, केजी वगैरह और नर्सरी, प्रेप वन हमारे यहाँ जिनको कहा जाता है, इन क्लासेस के लिए अलग से डिज़ाइन होता है, अलग से अरेंजमेंट होता है।
और बड़ी क्लासेस के लिए अलग से सीटिंग डिज़ाइन, सीटिंग अरेंजमेंट होती है। तो हर क्लास के हिसाब से, हर ग्रेड के हिसाब से आपने क्लासरूम को डिज़ाइन करना है। ये पहला स्टेप है। अगर आप किसी क्लास को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं दोस्तों, तो पहला स्टेप यही है कि आपकी क्लास बेहतरीन तरीके से अरेंज हुई होनी चाहिए। उसमें सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए, उसमें वाइट बोर्ड सही जगह पे होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे सारे बच्चों को दिखाई दे। टीचर के लिए टीचिंग स्पेस, खड़े होने की जगह, पढ़ाने की जगह ऐसी होनी चाहिए कि सारे बच्चों पर वो नजर रख सके, वो जनाब सारे बच्चे उसको देख सकें। टीचर की मूवमेंट, हरकत, उसके उसके एक्सप्रेशन, ये सब उसको इसमें आ जाते हैं क्लासरूम डिज़ाइन। एक अच्छे से जब आप क्लासरूम को डिज़ाइन करेंगे तो बच्चे जो हैं वो उसमें अच्छे तरीके से बैठ सकेंगे, सुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे, लिख सकेंगे। ये है क्लासरूम डिज़ाइन और ये पहला कंपोनेंट है, बहुत ही बुनियादी कंपोनेंट। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। और फिर वही बात कि जनाब ये एक छोटी सी इल्मी काविश है, और अगर आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे यार मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स कैसे हैं। और आपकी राय मैं पढ़ता हूँ, जवाब भी देता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। नेक्स्ट दूसरा कंपोनेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट का दूसरा जुज कौन सा है? दूसरा जुज है रूल्स ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले, क्लास बनाने से पहले आपने क्लास के रूल्स बना देने। ये बड़ा बुनियादी कंपोनेंट है क्लासरूम मैनेजमेंट का। अगर आप अच्छे तरीके से क्लास को मैनेज करना चाहते हैं तो आपने क्लासरूम के रूल्स बना देने हैं, और उन रूल्स को टीचर भी फॉलो करें, उन रूल्स को बच्चे भी फॉलो करें। जब रूल्स होंगे और उन्हें बच्चे फॉलो करेंगे, टीचर फॉलो करेंगे, तो क्या होगा? क्लास बड़ी ही अच्छे तरीके से चलेगी, मुनज़्ज़म तरीके से चलेगी, तंजीम के साथ चलेगी, डिसिप्लिन के साथ चलेगी। ठीक है जी, डिसिप्लिन, रूल्स जो हैं क्लासरूम में, रूल्स कवानीन बनाने का असल मकसद क्या होता है कि क्लास जो है डिसिप्लिन्ड हो जाए। ठीक है जी, तो क्लासरूम के आपने रूल्स बना देने हैं, वाज़िया रूल्स, बच्चों ने क्या करना है, बच्चों ने क्या नहीं करना। ठीक है जी, साल के शुरू में ही आपने वो रूल्स बच्चों को बता देने हैं कि ये काम अलाउड हैं और ये काम अलाउड नहीं है। ठीक है जी, ये है क्लासरूम रूल्स, दूसरा कंपोनेंट। अगर आप रूल्स नहीं बनाते, आपने कोई कवानीन नहीं बनाए, बच्चों को कोई कवानीन दिए ही नहीं, बच्चों को ये बताया ही नहीं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, तो आपकी क्लास मैनेज नहीं हो पाएगी, अच्छे तरीके से चल नहीं पाएगी। जब चल नहीं पाएगी, मैनेज नहीं हो पाएगी, तो सीखने और सिखाने का अमल हो सकेगा? नहीं हो सकता सीखने और सिखाने का अमल। तो ये है दूसरा। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। जाहिर है जब आप रूल्स बना देंगे, क्लासरूम के रूल्स बना देंगे, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली तंजीम आ जाएगी, ऑटोमेटिकली बच्चे एक डिसिप्लिन के ऊपर चलेंगे, एक तंजीम के ऊपर चलेंगे। समझ आई है कि जो क्लासरूम के रूल्स हैं, क्लासरूम के अगर आप रूल्स बना देंगे तो ये लाजमी नतीजा निकलेगा, ये लाजमी कॉन्सिक्वेंस निकलेगा कि बच्चे डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, क्लास का माहौल डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, बाकायदा तंजीम आ जाएगी, हर चीज नज्म व ज़ब्त से होगी। क्लास में नज्म व ज़ब्त आएगा, क्लास में नज्म व ज़ब्त आएगा, हर चीज अपने तरीके से होगी, हर चीज अपने टाइम पर होगी। ठीक है, जब भी ये क्लास शुरू करेंगे तो क्लास जो है टीचर आके अच्छे तरीके से वेलकम करेगा, बच्चों की नॉलेज को चेक करेगा, बच्चों से बातचीत करेगा, बच्चों को रूल्स बताएगा। और रूल्स जब आप बताएंगे तो रूल्स के साथ आपने वार्निंग जरूर देनी है, वार्निंग जरूर होनी चाहिए। लेकिन याद रखें, अगर कोई बच्चा
अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है, नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करता है, रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है, तो आप उसे कभी हिट नहीं करेंगे, हरास नहीं करेंगे, एम्बैरस नहीं करेंगे। यानी आपने उसे मारना नहीं है, हरासा नहीं करना, डराना नहीं है, उसको शर्मिंदा नहीं करना सबके सामने। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके हैं। आपने बच्चे को समझाना है, आपने बच्चे को समझाना है। अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो आप उसे थोड़े एक दो बार निगलेक्ट करेंगे, लेकिन फर्मली अच्छे तरीके से नोट करेंगे और उसको प्यार और मोहब्बत से समझाएंगे, उसकी तरबियत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आप जब किसी को मारते हैं, डराते हैं, जबरदस्ती बेइज्जती ख्वारी करते हैं, तो वो बंदा आगे से रिएक्शन करता है और रिएक्शन उसका उल्टा ही होता है। तो मेरे भाइयों, डिसिप्लिन, दूसरा कंपोनेंट क्या था? रूल बना दें। रूल बना देंगे, रूल इंप्लीमेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आ जाएगा। तो मुझे पता है कि मैं बहुत ही बाज़ औक़ात डिटेल में चला जाता हूँ, डीप में चला जाता हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक़ है, पढ़ाना और पढ़ना और समझना। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरा शौक़ है, इसलिए बाज़ औक़ात में बहुत ज़्यादा लंबी बातें करने लगता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फ़ायदा होता होगा। नेक्स्ट चलते हैं, शेड्यूलिंग द क्लासरूम। तो दोस्तों, क्लासरूम को आपने शेड्यूल कर देना है, क्लासरूम को आपने शेड्यूल कर देना है। शेड्यूल से मुराद ये है कि कौन सा काम कब होगा, किस वक्त होगा, कितनी देर होगा। ठीक है जी, समझ आई है? हर काम का, क्लासरूम में हर काम का एक खास वक्त होना चाहिए, वो आपने वक्त मुकर्रर कर देना। ठीक है जी। यानी क्लास में होमवर्क आप कब चेक करेंगे, ये शेड्यूल होना चाहिए। आप बच्चों को कितनी देर पढ़ाएंगे, ये शेड्यूल होना चाहिए। आप बच्चों का टेस्ट कब लेंगे, किस दिन लेंगे, किस वक्त लेंगे, ये शेड्यूल होना चाहिए। ठीक। फिर क्लासरूम में आप बच्चों से सवालात जवाबात बातचीत कब करेंगे, बच्चों को खुद काम करने का, खुद मश्क करने का टाइम कब देंगे, ये सारी की सारी बातें शेड्यूल हैं। आपने क्लासरूम में जो भी काम होगा उसका शेड्यूल बना देना, ताकि क्लास सही तरीके से चले, कोई डिस्टरबेंस ना हो। क्लास अच्छे तरीके से तभी मैनेज होगी जब क्लासरूम का एक शेड्यूल होगा, पढ़ने पढ़ाने का शेड्यूल, काम चेक करने का शेड्यूल, क्लास शुरू करने का शेड्यूल, क्लास ख़त्म करने का शेड्यूल। जब शेड्यूल होगा, बाज़ लोग इसको स्केड्यूल पढ़ते हैं, तो मैं इसको शेड्यूल ही पढ़ रहा हूँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें कोई मान्यत नहीं है, इसमें हम बहस नहीं करेंगे कि शेड्यूल है या स्केड्यूल है। खैर, आप तो ये देखें, अगर शेड्यूल नहीं होगा तो बच्चे जनाब इधर उधर दाएं बाएं झांकते रहेंगे, कोई काम टाइम पर नहीं होगा, और जब कोई काम टाइम पर नहीं होगा तो क्लास क्या मैनेज होगी मेरे भाइयों? क्लास मैनेज नहीं हो सकती। ये है शेड्यूलिंग ऑफ क्लासरूम। पांचवा कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करना, क्लासरूम की तरतीब अच्छे तरीके से रखना। ठीक है जी। क्लासरूम के अंदर बच्चों की फाइल्स, बच्चों की असाइनमेंट्स, बच्चों की आपके जो लेसन प्लान हैं, आपका जो भी पेपर वर्क है, वो सारा अच्छे तरीके से तरतीब दिया हो। देखें, जब आप बच्चों के टेस्ट, बच्चों का होमवर्क, बच्चों की कापियाँ, बच्चों के रिजल्ट्स, ये सारा कुछ अच्छे तरीके से तरतीब से लगा देंगे, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर देंगे, तो आपको जब भी कोई चीज़ चाहिए होगी बआसानी मिल जाएगी, और कभी आपको कोई प्रॉब्लम, कभी आपको कोई मसला नहीं होगा। समझ आई क्या? ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लास रूम। ठीक है बच्चों, हाँ, एक यानी कैलेंडर पूरे साल का लगा होना चाहिए, टाइम टेबल लगा होना चाहिए सही जगह पे, शेड्यूल पूरा लगा होना चाहिए सही जगह पे, और रूल्स लिखे हुए लगे होने चाहिए, बोर्ड सही जगह पे होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन है कि हर चीज़ बेहतरीन जगह पे, बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन तरतीब के साथ लगी होनी चाहिए।
ताकि कल कोई आपको चीज़ चाहिए हो, कोई चीज़ इस्तेमाल करनी हो, बच्चों का होमवर्क की कापियाँ देखनी हो, बच्चों की फ़ाइल किसी की निकाल कर देखनी है, तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, आप आसानी ये सारा काम कर लें। इस तरह ना तो क्लास का डिसिप्लिन ख़राब होगा, ना क्लास का वक्त ज़ाया होगा। अगर क्लास अच्छे तरीके से, हर चीज़ अच्छे तरीके से तरतीब दी गई हो तो फिर वक्त ज़ाया नहीं होता और बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ये है पांचवा कंपोनेंट। और छठा कंपोनेंट इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। अब आते हैं पढ़ने पढ़ाने सिखाने की तरफ। देखें, आप क्लास को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, उसमें एक टीचर का पढ़ाने का तरीका भी शामिल है। पढ़ाने का तरीका भी शामिल है। ठीक है जी। मिसाल मैं आपको देता हूं, बड़ी अच्छी मिसाल है ये। आप छठी, सातवीं, आठवीं के बच्चों को प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। बड़े बच्चे होते हैं, वो इतना रश हुल्लड़बाजी इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन ये तरीका, ये इंस्ट्रक्शनल मेथड आप किसी छोटी क्लास के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कंट्रोल करना, काबू करना, उनको डिस्टर्ब करने से रोकना बहुत मुश्किल काम है। तो हर क्लास के हिसाब से आपका पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आपका पढ़ाने का तरीका, आपका इंस्ट्रक्शनल मेथड क्लास के लेवल के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप एक क्लास को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो आपने वो तरीका यूज करना है जिससे ना डिसिप्लिन खराब हो, ना रूल्स की कोई खिलाफ वर्जी हो, और बच्चे पूरे तंजीम के साथ, पूरी तरतीब के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ सीख सकें। ठीक है, ऐसा तरीका आपने यूज करना है जिससे क्लास का माहौल खराब ना हो, क्लास का डिसिप्लिन खराब ना हो, सीखने और सिखाने का अमल खराब ना हो। ठीक है जी। तो इंस्ट्रक्शनल मेथड छठा कंपोनेंट है। अब चलते हैं सातवें कंपोनेंट, कम्युनिकेशन ऑफ टीचर। टीचर का बातचीत का तरीका ये बड़ा ही मैटर करता है। अगर एक टीचर की कम्युनिकेशन, बच्चों के साथ ताल्लुक, बच्चों के साथ बातचीत कमज़ोर है, ढीली डाली सी है, तो क्लास का माहौल ख़राब हो जाएगा, क्लास का डिसिप्लिन ख़राब हो जाएगा, बच्चे रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, और जो बुनियादी मकसद है बच्चों के ऊपर कंट्रोल हासिल करना, वो कंट्रोल ही ख़त्म हो जाएगा। बात समझ आई? यानी जब भी आप बच्चों से कम्युनिकेट करेंगे, जब भी आप बच्चों से बात करेंगे, बिल्कुल वाज़ेह बात करनी है, साफ तरीके से बात करनी है, क्लियरली उनको इंस्ट्रक्ट करना है, उनको हिदायत बिल्कुल वाज़ेह डायरेक्ट देनी है। ठीक, आपका रवैया बाकायदा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आप ढीले पड़ गए और कभी आप सख्त हो गए, कभी आप बहुत ज़्यादा सख्त हो गए। नहीं, आपका रवैया बेहतरीन होना चाहिए। तो एक टीचर की कम्युनिकेशन बच्चों के साथ जब अच्छी होगी तो बच्चे टीचर की बात सुनेंगे और बच्चे टीचर की बात पर अमल करेंगे और बच्चे टीचर के कंट्रोल में होंगे। ये है कम्युनिकेशन ऑफ टीचर, सातवां कंपोनेंट। आठवां कंपोनेंट है लर्निंग गोल्स। अच्छा, आप क्लास को अच्छे तरीके से तरतीब दे देते हैं, डिज़ाइन उसका अच्छा बना देते हैं, आप उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, रूल्स वगैरह बना देते हैं, और आप शेड्यूल भी बना देते हैं, आप सारा कुछ कर देते हैं, लेकिन जो पढ़ने और पढ़ाने का मकसद है वो आपके सामने नहीं होता। ठीक है, तो जब भी आप क्लास को मैनेज करेंगे तो आपके सामने जो सीखने और सिखाने के मकासद हैं वो होने चाहिए कि वो भी पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक अच्छे से मैनेज की हुई क्लास, एक अच्छे तरीके से मैनेज की हुई क्लास में जो मकासद तालीम हैं वो ज़रूर हासिल होने चाहिए। ये आठवां कंपोनेंट है। अगर क्लास आपने बाकी तो सारे काम कर लिए, लेकिन
जो तालीमी मकासद है, जो सीखने और सिखाने के मकासद हैं, फ़वाइद हैं, वो अगर हासिल नहीं हो रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक टीचर को चाहिए कि वो बच्चों के साथ बातचीत करे और उन्हें तालीम के मकासद ज़रूर बताए कि अगर हम ये किताब पढ़ रहे हैं तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम क्या सीखेंगे। हर क्लास से पहले आपने बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने के मकासद बताने हैं। हर टॉपिक पढ़ाने से पहले आपने बच्चों को बताना है कि ये टॉपिक आप क्यों पढ़ रहे हैं, इससे आपको क्या हासिल होगा, क्या फ़ायदा होगा, कौन सा आप स्किल सीखेंगे। जब आप बच्चों को ये बता देंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, तवज्जो देंगे, दिलचस्पी लेंगे, एक्टिव हो जाएंगे और फिर वो मकासद हासिल भी हो जाएंगे, सीखना सिखाना हो जाएगा। तो ये 8वां कंपोनेंट है। उम्मीद है आसान हो गया होगा आपके लिए। रूटीन्स ऑफ क्लासरूम, पिछले लेक्चर में मैंने रूटीन्स के ऊपर बात की थी। देखें, क्लासरूम की एक ख़ास रूटीन होनी चाहिए। क्लासरूम की एक है शेड्यूल। शेड्यूल से मुराद है कि क्लासरूम के जितने भी काम हैं वो एक ख़ास वक्त पर होने चाहिए। यानी एक टीचर जो कुछ भी करेगा वो एक पूरे शेड्यूल के मुताबिक करेगा। शेड्यूल असल में टीचर के लिए कि एक टीचर कब क्लास में आएगा, एक टीचर कब पढ़ाना स्टार्ट करेगा, कितनी देर पढ़ाएगा, होमवर्क कितनी देर चेक करेगा। ये शेड्यूल मेनली बुनियादी तौर पर टीचर के लिए है। जबकि रूटीन्स यानी एक शेड्यूल बच्चों का भी होना चाहिए और बच्चे रोज उसी शेड्यूल पर चलें, उसी रूटीन पर चलें। जब आप बच्चों को एक रूटीन दे देंगे तो वो बच्चे आपकी उस रूटीन पर चलेंगे तो आपके कंट्रोल में रहेंगे, वरना वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। समझ आई है? ये है रूटीन कि जैसे ही एक क्लास शुरू हो, जैसे ही टीचर क्लास में दाखिल हो तो जनाब बच्चे अपनी रूटीन के काम शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर आप पहले दिन क्लास में जाते हैं और पहले दिन क्लास में जाते साथ ही बच्चों को रूटीन बता दें। आप बता दें कि जैसे ही मैं क्लास में आऊँगा सलाम दुआ होगी, सलाम दुआ के बाद आपसे 5-6 सवाल किए जाएंगे आपकी साबिका वाकफियत, साबिका मालूमात चेक करने के लिए। ठीक है, फिर आप बता देंगे उसके बाद आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। उसके बाद मैं बोर्ड पे टॉपिक लिखूँगा। मैं जैसे ही टॉपिक लिखूँगा तो आपने अपनी किताबें खोल लेनी है और जनाब उन किताबों के साथ कापी और पेंसिल भी खोल लेनी है। ठीक, और फिर आपने बताना है कि जो जो मैं पढ़ाता जाऊँगा उसको आपने समझना है और साथ साथ आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जब मैं होमवर्क चेक करूँगा यानी जैसे इस्लाम दुआ होगी, हाज़िरी होगी, उसके फ़ौरन बाद आपकी कापियाँ तैयार होनी चाहिए, कापियाँ तैयार होनी चाहिए, मुझे कहना ना पड़े। तो ये जब रूटीन आप बच्चों को दे देंगे तो आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। आप क्लास को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। आपके कहे बगैर बच्चे समझ जाएंगे कि अब हमने क्या करना है। रूटीन बच्चों के काम हैं जो उन्होंने करने होते हैं। तो इस तरह एक क्लास अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है अगर बच्चों को आप एक रूटीन के ऊपर चला दें। ठीक है, शेड्यूल उनको दे दें कि उन्होंने रोज़ ये काम करने हैं। ठीक है जी। और 10वां कंपोनेंट है क्लासरूम रूल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। तो भाई क्लासरूम के जो रूल्स हैं वो आपने क्लियर कर देने बच्चों के सामने। ये वही बात है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बच्चों को आपने क्लासरूम के रूल्स बना दिए। अब बच्चों को आपने रूल्स बना देने और बच्चों को आगाह कर देना कि अगर ये रूल्स, इन रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। ठीक है, आपने क्लासरूम रूल्स की एक पूरी लिस्ट बना के कहीं पे लगा देनी है। ठीक है, और हर स्टूडेंट को बेशक आप क्लासरूम रूल्स की एक कॉपी दे दें। ठीक है, उन्हें कहें कि इन क्लासरूम रूल्स को अच्छे तरीके से
पढ़ें, एक अच्छे तरीके से इनको पढ़ें और इनको अच्छे तरीके से समझें, और साथ ही आप उनको बता दें कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है जी, यानी आपने उन्हें उनकी सोशल एक्सपेक्टेशन अपनी उनको बता देनी है कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये रूल्स हैं, ये रूल्स क्लासरूम के आपने फॉलो करने। हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन रूल्स का एहतराम करेंगे, आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। जब आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो क्लासरूम का माहौल अच्छा रहेगा। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे से बातचीत अच्छे अंदाज से करनी है। बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, आप क्लासरूम के रूल्स जानते हैं। आपने उनको बताना है कि जब आप बातचीत करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो आपने हाथ खड़ा करना है, बाहर जाना चाहते हैं तो आपने खड़े होकर पूछना है। तो बहुत सारे रूल्स, तो उनको बता देना है कि आपकी जिम्मेदारी है इन रूल्स को फॉलो करना। तो ये वही चीज़ थी, इससे पहले मैंने बड़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन। करेक्शन एंड डिसिप्लिन, ठीक है, करेक्शन एंड डिसिप्लिन। अच्छा, ये क्या है? डिसिप्लिन जो है वो मैंने बताया कि एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है जी, लेकिन पीछे मैं ये बता चुका हूँ कि अगर बच्चे क्लासरूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे, क्लासरूम के कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो डिसिप्लिन क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। और अब आपने उनकी करेक्शन करनी है, उन बच्चों की तस्हीह करनी है, उन बच्चों को समझाने की कोशिश। और मैंने ये पीछे बताई कि आपने बच्चे अगर रूल्स को ओबे नहीं करते, रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, डिसिप्लिन ख़राब करते हैं, तो उनकी करेक्शन किस तरह करनी है? उनको मारना नहीं है, उनको हरासा नहीं करना, उनको सब के सामने शर्मिंदा नहीं करना। आप बेशक उन्हें अलग करें, अलग करके उनसे के साथ बातचीत करें, ठीक है, उनको थोड़ी सी वार्निंग दें, हल्की सी, सख्ती से नहीं, अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से। ये है करेक्शन एंड डिसिप्लिन। कि डिसिप्लिन तो है, उसकी करेक्शन आपने किस तरीके से करनी है अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है। ठीक है जी, तो ये है जनाब कंपोनेंट। और 12वां, इंकरेजमेंट एंड प्रेज। ये क्लासरूम मैनेजमेंट का बहुत ही बुनियादी जुज़्व है कि अगर बच्चे क्लासरूम में अच्छे तरीके से सीख रहे हैं तो आपने उनको इनकरेज करना है, उनको फीडबैक देना है, उनकी तारीफ़ करनी है, उनकी तौसीफ़ करनी है। अगर वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपने उनकी तारीफ़, तौसीफ़ करनी है। सारी क्लास के सामने आपने उनको रोल मॉडल के तौर पर पेश करना है कि ये बच्चा पढ़ भी अच्छे तरीके से रहा है, ये बच्चा क्लास में रूल्स को फॉलो भी अच्छे तरीके से कर रहा है, इसका रवैया बड़ा मुस्बत है। आपने उसकी तारीफ। तो जब आप किसी बच्चे के अच्छे काम की तारीफ करेंगे तो क्या होगा? बच्चे को फीडबैक मिलेगा, बच्चे को मोटिवेशन मिलेगी। बच्चे के अंदर जब मोटिवेशन आएगी तो बच्चा मज़ीद बेहतरी कारकर्दगी दिखाएगा, वो मज़ीद क्लास को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। और उस बच्चे को देखकर जो बच्चे मिसबिहेव करते हैं, जो बच्चे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये इनकरेजमेंट एंड प्रेज़ का हम हेडिंग मोटिवेशन भी दे सकते हैं। तो मोटिवेशन बहुत ही बुनियादी चीज़ है। आप बच्चों को मोटिवेट करें, आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे, उनकी तौसीफ़ करेंगे, तो वो मज़ीद क्लास में बेहतर होते चले जाएंगे, क्लास में हिस्सा लेंगे, क्लास को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे क्लास में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये है इनकरेजमेंट, प्रेज या मोटिवेशन। और कंसिस्टेंसी, ये आखिरी कंपोनेंट है कि जनाब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए।
ठीक है जी, कि एक टीचर जो है उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए, मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। मुस्तकिल मिजाज होने से मुराद क्या है? मुस्तकिल मिजाज होने से मुराद ये है कि टीचर जो काम भी करे उसे आर्जी तौर पर ना करे, उसे मुस्तकिल तौर पर करे। ठीक है जी, वो एक दिन या 2 दिन या 3 दिन डिसिप्लिन को चेक ना करे, रोजाना डिसिप्लिन को चेक करे। वो रोजाना क्लास में आए, वो रोजाना क्लास में पढ़ाए, वो रोजाना क्लास पर तवज्जो दे। ये नहीं कि एक दिन कह दिया जी आज नहीं पढ़ते जी, आज बैठ जाते हैं। उसी दिन जिस दिन आपने नरमी कर दी, आपने अपनी मुस्तकिल मिजाजी छोड़ दी, उसी दिन क्लास की जो मैनेजमेंट है वो ख़राब हो जाएगी, क्लास फिर अच्छे तरीके से मैनेज नहीं होगी। तो एक टीचर में कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। टीचर में मुस्तकिल मिजाजी होगी तो बच्चे भी कंट्रोल में रहेंगे, उनमें भी मुस्तकिल मिजाजी आएगी और क्लास बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। ये है कंसिस्टेंसी। तो अच्छा खासा मुझे वक्त करना पड़ा इन लेक्चर्स को बनाने में, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको फ़ायदा हो रहा है। तो आपको फ़ायदा हो रहा है तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और ये है जी चैनल ब्रेन्स एकेडमी। ठीक है जी, जो और इसका बुनियादी मकसद है कि हमारे जो जहन हैं वो खुलें, वो वसी हों, इमेजिन करना हम सीखें, हमारी जहानत में इजाफ़ा हो, इल्म में इजाफ़ा हो, हमारे जहनी नशो नुमा में बढ़ोतरी आए, हमारा जहन इर्तिका करे। ये है ब्रेन्स एकेडमी का बुनियादी मकसद। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए लेक्चर फ़ायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।